पार्ट 2 के अंतर्गत मल यह टॉपिक देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने अन्नमल, मूत्र और पुरुष देख लिया है। उसके बाद धातु मल हम देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेद धातु का मल, स्वेद, इसके बारे में विस्तृत वर्णन देखा। वो हमने निवृत्ति, पर्याय, पांचभौतिक संगठन, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसके स्रोतस के मौसम कौन से होते हैं, प्रकृति संबंध के कारण उसके ऊपर क्या परिणाम होता है, उसके कार्य, जल महाभूत के साथ उसका क्या विशेष संबंध है, और उसकी विकृति के अंतर्गत उसकी रुद्धि, वक्षय, इसके द्वारा डिटेल हमने उसका वर्णन देखा था। आज हम नेक्स्ट धातु मेद के बाद अस्थि धातु आता है, उसका जो मल होता है, नख, नाखून, नेल्स, उसके बारे में वर्णन देखेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट निरुक्ति का आएगा। निरुक्ति में ये बतलाया गया है कि जब हम नख या नाखून कहते हैं तो उसके अंतर्गत जो ख आता है, ख का मतलब होता है आकाश। इसके पहले भी हमने बहुत बार ये देखा है कि ख वैगुण्य, यानी जहाँ पे खाली स्थान होता है वहां पे वैगुण्य उत्पन्न होता है। ख का मतलब होता है खाली स्थान। ख आदि पंच महाभूत यानी आकाश महाभूत को ख कहा जाता है। तो हमें जो नाखून के अंतर्गत ख ये मिलता है, उसका मतलब आकाश ऐसा लिया गया है जिसमें आकाश का अभाव है, वह नख या नाखून। जिसमें आकाश महाभूत का अभाव होता है, नख, नख ऐसा आया है ना, तो नाखून, नाखून, तो ख के पहले न आता है। ओके, उस न का अंतर्भाव करके ऐसा कहा गया है कि जिसमें ख नहीं रहता है, यानी जिसमें आकाश नहीं रहता है, वो नख या नाखून, ऐसा उसका जो वर्णन हमें निरुक्ति में मिलता है। उसके बाद हम उसके पर्याय देखेंगे। तो नख का एक पर्याय आया है करज, करज, करज एक ये नख का ही पर्याय है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पांचभौतिक स्वरूप। तो उसका जो रेफरेंस है वो हमें चरक शायरी स्थान 7/16 चरक शायरी स्थान के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में मिलता है। वैसे तो हमें पता ही है कि जो नाखून है वो स्थूल रूप में है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है। एक्चुअली ये जो श्लोक है वो सभी पृथ्वी महाभूत के आधिक्य के बारे में है। ये हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत नाखून का भी उल्लेख है, और इस श्लोक से हमें बाकी जो पार्थिव द्रव्य है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तत्र यद्विशेषेण स्थूलम स्थिरम मूर्तिमद गुरु खर कठिन अंगम नख अस्थि दंत मांस चर्म वर्च केश श्मश्रु लोम कंडरा आदि ततः। इसमें ये बतलाया गया है कि शरीर में जो विशेष रूप से स्थूल, जो नजरों से आसानी से हमें दिखते हैं, उसको हम स्थूल कहते हैं। तो शरीर के अंतर्गत जितने भी स्थूल घटक है, जो स्थिर घटक है, यानी जिसकी वृद्धि और क्षय संभवतः उतने जल्दी नहीं होती है, उस मूर्तिमान यानी जिसको एक विशिष्ट प्रकार का आकार होता है, आकृति होती है, लिक्विड गैस जो होती है उसकी जो स्पेसिफिक प्रकार की आकृति नहीं होती है, लेकिन जो सॉलिड थिंग होती है उस सभी सॉलिड थिंग की एक आकृति होती है। तो वह सॉलिड चीजें जो होती है वो मूर्तिमान के अंतर्गत आती है, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक साइज होता है। गुरु जो भारी होती है, खर, ओके, जो वात का गुण है खर, वो उसमें आधिक्यता में पाया जाता है, तथा काठिन्य, ओके, जैसे नाखून वगैरह जो होते हैं वो सहजता से टूटते नहीं।
अगर नाखून सहजता से टूटते हैं, इसका मतलब उसमें ब्रिटलनेस है, तो ब्रिटलनेस ड्यू टू डिफेक्ट आता है। और वो कौन सा डिफेक्ट होता है, इसका वर्णन हम आगे के इसके वर्णन के अंतर्गत हम देखेंगे। तो ये सभी के सभी पृथ्वी महाभूत तत्व प्रधान घटक है। ओके, जो गुण हमने देखे, ये सभी के सभी गुण हमें पृथ्वी महाभूत प्रधान जो द्रव्य होता है उसके अंतर्गत मिलते हैं। तो शरीर के अंतर्गत वो अवयव कौन से है, तो नाखून पहला ही नाम आया है, उसके बाद अस्थि, दंत, ओके, मांस, चर्म। अब मांस और चर्म में क्या फर्क है, तो मांस जो होता है वो शरीर अंतर्गत के मांस तत्व के बारे में कहा गया है, जबकि चर्म जो स्किन की लेवर बॉडी के ऊपर होती है उसके बारे में कहा गया है। वर्चस्व, ओके, मल, जैसे पुरुष मल है तो वो भी स्थूल रूप में होता है, तो वर्चस्व, केश, श्मश्रु, श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ के बाल, लोम यानी शरीर के ऊपर के बाल, कंडरा, यह सभी अंग पार्थिव है। क्योंकि जितने भी अंग हमने अभी देखे ये सभी के सभी पार्थिव अंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नख की गर्भावस्था में उत्पत्ति। जो उत्पत्ति होती है नाखून की वो गर्भ अवस्था से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी हम देखते हैं तो उसके हाथों के और पैरों की उंगलियों में हमें छोटे छोटे नाखून दिखाई देते हैं। इसका मतलब गर्भ के अंतर्गत ही उसकी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे ये बतलाया गया है कि नख की गर्भावस्था, ये उत्पत्ति गर्भ के पितृज घटक से होती है। ओके, रचना शरीर के अंतर्गत के पार्ट में जब गर्भ शरीर हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत मातृज घटक, पितृज घटक, आत्मज घटक, सात्मज घटक, इस प्रकार के 7 प्रकार के टाइप्स बतलाए गए हैं। उसके अंतर्गत जो पितृज घटक के बारे में वर्णन मिलता है कि पितृज घटक के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो नाखून उसके अंतर्गत आते हैं। चरक शारीर स्थान 3/7, चरक शारीर स्थान तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हमें पितृज घटक कौन से है इसका वर्णन मिलता है। उसमें बतलाया गया है कि केस, श्मश्रु, नख, लोम, दंत, अस्थि, सीरा, स्नायु, धमन्य, शुक्रम, चित्ती, पितृजानी। ओके, तो ये जितने भी घटक हमें पितृज घटक जिसको कहा जाता है, यानी उसमें कहा गया है केश बतलाए है, श्मश्रु, उसके बाद फिर लोम, ओके, दंत, अस्थि, सीरा, स्नायु, धमनिया, शुक्र से ही गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये घटक और उसके साथ साथ जो नाखून होता है, जो नख होता है, वो भी पितृज घटक होता है। ओके, तो इन सभी की सभी भाव की उत्पत्ति पिता के शुक्र से उत्पन्न भाव से होती है, क्योंकि स्त्री के शरीर में जो पुरुष का शुक्र जाता है उसी के अंतर्गत ये सभी पितृज घटक ऐसा सूक्ष्म रूप में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बतलाए गए हैं कि जो नाखून होता है वो अस्थि का ही मल क्यों होता है। ओके, ये बताने की कोशिश की हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो नाखून होता है और अस्थि होती है उसमें साम्यता होती है, साधर्म्य होता है, सिमिलरिटी होती है। उस सिमिलरिटी की वजह से ही हम नाखून को अस्थि का मल कहते हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे तो नख समान अस्थि धातु पार्थिव है। जिस प्रकार से अस्थि धातु वो पार्थिव महाभूत आधिक्य से बना है, उसी प्रकार से नाखून में भी मुख्यतः पार्थिव महाभूत का ही आधिक्य होता है। पॉइंट नंबर 2, नाखून एवं अस्थि यह दोनों शरीर घटक पितृज घटक है। हमने अभी पितृज घटक के अंतर्गत आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखा, तो उसके अंतर्गत अस्थि और नाखून, ओके, नख, ये दोनों भी घटक आते हैं। तो वो दोनों घटक ये पितृज अवयव से बने हुए हैं।
उसके बाद पॉइंट नंबर 3, नाखून व अस्थि यह दोनों घटक स्थूल, मूर्तिमान व कठिन होते हैं। अभी हमने जो पार्थिव घटक होते हैं उसके गुण देखे, तो उस गुण के अंतर्गत जो मुख्य गुण हम कह सकते हैं स्थूल होते हैं, स्थिर होते हैं, मूर्तिमान होते हैं, विशिष्ट उसको आकार होता है, एक काठिन्य रहता है। ये सभी के सभी गुण हमें अस्थि तथा नाखून इन दोनों में ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है कि अस्थि धातु का पोषण। अब ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि यह जो मल है वो अस्थि का ही मल है। अस्थि धातु के पोषण उत्तम रहने पर नाखून का आरोग्य उत्तम रहता है। वो अस्थि धातु में अगर किसी प्रकार की विकृति होती है तो उसका परिणाम जो नख होता है, नाखून होता है, उसके ऊपर भी पड़ता है। तो अगर कोई चीज अच्छी रहती है और तो उससे बनने वाली जो चीज होती है वो भी अच्छी ही बनेगी। अगर किसी चीज में विकृति पाई जाती है तो उससे बनने वाली चीज जो होती है वो भी डिफेक्टिव बनेगी। तो हम ये देखते हैं कि शरीर में अगर अस्थि धातु का पोषण अच्छी तरीके से हो रहा है, अगर व्यक्ति अस्थिसार है, तो उसके जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, ओके, उसका भी जो टेक्सचर रहता है, कलर रहता है, उसका जो कुछ भी उसकी फिजियोलॉजी बताई गई है वो योग्य रूप में रहता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर अस्थि में कोई भी विकृति उत्पन्न हो जाती है, ओके, तो मुख्यतः उसमें अगर क्षय हो जाता है, अस्थि का क्षय होता है, तो उसका परिणाम हमें नाखून पे भी दिखाई देता है। नाखून जो होते हैं है वो ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, उसमें भी क्षय आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ये सीधा सीधा पॉइंट जो होता है ये दर्शाता है कि जो नाखून है वो अस्थि से ही निर्मित है, उसके मल रूप में बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके उपरांत हम देखेंगे कि नखमल के विशेष लक्षण। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमने इसके पहले के जो भी वर्णन देखे हैं उसके अंतर्गत यह लक्षण हमने नहीं देखे हैं, इसीलिए इन लक्षणों को हम अलग से देखते हैं। तो उसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, जो नखाग्र होते हैं, ओके, नख अग्र का मतलब होता है जो टिप ऑफ नेल होता है, अग्रभाग जो होता है नख का वो संवेदना रहित होता है। आपको पता है जो स्किन को अटैच जो पार्ट है नेल्स का, ओके, तो वो भी संवेदना रहित ही होता है। हमें संवेदना कहाँ पे फील होती है? अगर नाखून निकल जाता है तो नाखून जो होता है उसमें जीव नहीं होता है, लेकिन वो अटैच है स्किन से। तो वो स्किन का जो अटैच पार्ट है वहां पे नर्व्स की एंडिंग होती है और वहां की जो त्वचा होती है वो संवेदना युक्त है, इसीलिए पेन जो होता है उस टिप की रीजन को होता है। ओके, तो वो नेल्स में जान नहीं होती है, जबकि उसका जो जुड़ाव जो होता है हमारे त्वचा के साथ, उस त्वचा के अंतर्गत की संवेदना के कारण अगर किसी कारणवश नेल्स निकल जाता है तो पेन होता है, और वो तो एंडिंग होती है नर्व्स की, इसीलिए वहां पे जो संवेदना रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। जबकि जो नखों का बाकी पार्ट होता है, नखाग्र कहा गया है, वो संवेदना रहित रहता है, क्योंकि वो स्किन से अटैच नहीं होता है। तो उसको अगर हम काटते भी है तो हमें किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, नखाग्र को किसी प्रकार की संवेदना न होने के कारण उसको काटने पर किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। वही बात फिर से बतलाई गई है कि अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें कोई पेन नहीं होता, क्योंकि उसमें संवेदनाएं नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट 3 में कहा है कि ज्यादा मात्रा में नाखून बढ़ना दुखदायी हो सकता है। इसके कारण त्वचा को जख्म हो सकता है, नाखून में मिट्टी तथा गंदगी अटक कर पेट में जाकर कृमि उत्पत्ति हो सकती है। अब नाखून जो है
वो अगर ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो गई तो उसके कारण होने वाली बातें यहाँ पे बतलाई गई है कि अगर नाखून को टाइम टू टाइम नॉर्मली कट कर देना चाहिए और वो योग्य होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में अगर वो बढ़ते हैं तो वो हमारे शरीर को कहीं लगकर उसके वजह ऐसे जख्म हो सकता है। ओके, क्योंकि उसकी जो अग्रभाग होता है वो तो ब्लंट होता है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़े गए तो उसमें जो नाइफ के तरह जो धार होती है वो उत्पन्न होकर हमारे शरीर को जख्म हो सकता है। तो ज्यादा बड़े हुए नाखून जो होते हैं वो दुखदायी हो सकते हैं और जख्म कर सकते हैं। उसके बाद नाखूनों में अगर किसी प्रकार की मिट्टी कचरा अगर अटक जाता है, ओके, हमारे नाखून अगर नहीं रहेंगे तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन अगर नाखून बड़े होते हैं तो इसमें इस प्रकार की चीजें जो भी हम वर्कआउट करते हैं है उसमें जो भी चीजें हमारे हाथ को लगती है तो वो चीजें यानी फिर मिट्टी गंदगी कुछ भी हो सकती है, वो वहां पे अटक सकती है। और हम जब भी हाथ कोई भी चीज खाने से पहले अगर प्रॉपर वे से हम क्लीन नहीं करते हैं तो इसमें अटके हुए गंदगी के कारण वो शरीर में जाकर कृमि उत्पत्ति या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए समय अनुरूप जो वेदना रहित संवेदना रहित जो नेल्स होते हैं उसको हमने काट लेना चाहिए। अब अस्थि धातु क्षय अगर होता है तो उस अस्थि धातु क्षय का क्या परिणाम होता है नेल्स के ऊपर। तो इसके संदर्भ में एक श्लोक हमें अष्टांग हृदय में मिलता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/19, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। अध्यस्ति तूदह शदनम दंतकेश नख आदिशु। तो यहाँ पे ये बतलाया गया है कि अस्थि धातु के क्षीण होने पर हड्डियों में पीड़ा, दांत, बाल एवं नाखून का गिरना तथा टूटना ये लक्षण होता है। ओके, तो अगर अस्थि धातु का क्षय होता है तो अस्थि धातु है तो उसके उसके अंतर्गत तो पीड़ा उत्पन्न होगी, लेकिन उससे बनने वाली जो चीजें होती है जैसे दांत जो होता है वो अस्थि धातु का उपधातु है। उसके बाद बाल एवं नाखून जो बतलाए गए होते हैं ये उसके मल बतलाए गए हैं, तो इनका गिरना तथा टूटना यह लक्षण हमें दिखाई देता है। ओके, तो इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि अस्थि धातु का और जो नाखून होता है उसका संबंध होता है और वो शरीर के बाहर न रहता है और एक प्रकार का एक्सक्रीशन ही है, वो शरीर के बाहर निकलता है, इसलिए तो इसीलिए उसको उसका मल कहा जाता है। अब नाखून जो होते हैं तो उसका प्राकृत स्वरूप क्या होता है। ओके, और अगर उसमें विकृति होती है तो उससे हमें अलग अलग प्रकार के डिजीज के बारे में पता चलते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्राकृत नाखून क्या होता है तो हम विकृत नाखून क्या होते हैं ये जान नहीं सकते। इसीलिए हम यहाँ पे जो प्राकृत नख होता है वो किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका वर्ण कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। नख का आकार, ओके, तो ये नाखून होता है इसका आकार किस प्रकार से होता है तो उसका आकार बतलाया गया है वृत्त व कुर्माकार। वृत्त का मतलब होता है सर्कुलर और कुर्म जो होता है वो उसी सर्कुलर टाइप के अंतर्गत आता है। तो वृत्त नख, नख की ऊपरी का जो छोर होता है अपर एंगल जो होता है वो गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है। ओके, इसीलिए वृत्ताकार कहा गया है। और कुर्माकार का मतलब होता है नख का आकार कछुए की पीठ के समान उठी हुए होता है।
तो आपको पता है जो ये होता है, कछुआ होता है। ओके, तो कछुआ की जो पीठ जो होती है, अगर हम देखेंगे टॉर्टोइज की, तो वो कन्वेक्स शेप की उसकी हमें बैक दिखाई देती है। जिस प्रकार से टॉर्टोइज की जो बैक होती है वो कन्वेक्स होती है, उसी प्रकार के नाखून का जो उठा हुआ पार्ट होता है उसी को कुर्माकार कहा है। कुर्मा का मतलब एक्चुअली होता है जो टॉर्टोइज होता है वही उसका मतलब होता है, तो उसके समान, इसीलिए उसको कुर्माकार नख यानी कन्वेक्स शेप ऑफ द नेल्स ऐसा कहा गया है। ये उसके आकार का वर्णन था। उसके बाद उसका वर्ण, तो नाखून का जो वर्ण होता है वो ताम्र तथा स्निग्ध होता है। ताम्रवर्णीय यानी कैसे, नख अगर हम ऊपर से देखते हैं तो उसमें जो उसका कलर होता है वो पिंकिश रहता है। ओके, ब्लड उसके अंतर्गत होता है, लेकिन जो कवर अप होता है उसका नेल्स के वजह से, तो जो नॉर्मल जो हमारे नेल्स होते हैं वो पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं, गुलाबी कलर के दिखाई देते हैं, उसी को ही ताम्र वर्ण कहा गया है। उसके बाद ये बतलाया गया है कि वो स्निग्ध होते हैं, तो नख जो होते हैं वो चमकदार होने चाहिए। अगर नख चमकदार नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का लस्टरनेस नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे स्निग्धत्व नहीं है। और स्निग्धत्व नहीं है इसका मतलब शरीर में वात की कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई है। उसका परिणाम हमें नाखून के ऊपर दिखाई देता है। मैंने इसके पहले भी आपको बतलाया गया है, यहाँ पे फिर से वो उस चीज के तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो शरीर के मिरर्स होते हैं, शरीर के आईने होते हैं, ओके, हेयर्स, आईज, टंग, उसके बाद नेल्स। ओके, तो ये हमारे शरीर के मिरर्स होते हैं। शरीर की जो भी फिजियोलॉजी होती है वो जिस प्रकार से भी रहती है वो हमें इन चीजों के ऊपर से दिखाई देती है। ओके, तो अगर स्निग्धत्व नहीं है इसका मतलब शरीर में रुक्षता बढ़ गई है, उसकी वजह से वैसे नाखून हो गए हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में हमें पता चलता है कि सिर्फ नाखून के ऊपर से। उसकी एक अलग स्टडी है कि नॉर्मल नाखून जैसे होते हैं उसके विपरीत अगर कोई नाखून मिलते हैं तो वो अलग अलग डिजीज में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वर्णन यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो विकृति का पार्ट है और वो एक अलग से लेक्चर हो जाएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते। लेकिन ये इंफॉर्मेशन प्योर काइंड ऑफ इंटरेस्ट, आप गूगल में देख सकते हो कि नेल्स के अलग अलग प्रकारों के अनुसार हमें अलग अलग डिजीज के बारे में पता चल सकता है। तो नेक्स्ट चीज कही गई है कि नाखून जो होते हैं वो स्थिर होने चाहिए। अब स्थिर नाखून होनी चाहिए इसका मतलब इसकी जो वृद्धि भी होती है, इसकी इसकी ग्रोथ भी होती है। अगर वो ज्यादा तेजी से रहेगी तो भी विकृति का कारण है। अगर वो कम मात्रा में होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं शरीर में अस्थि धातु का क्षय होता है। तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्थिर भाव से होनी चाहिए, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। ओके, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारी मिडल फिंगर होती है उसका जो नेल होता है वो सबसे फास्ट ग्रो होता है, जबकि कंपैरिजन में जो थंब का नेल होता है वो सबसे स्लो बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। अगर हम खुद का ही एनालाइज करें तो ये चीजें इतनी फाइन है कि हमें खुद का एनालाइजेशन में भी ये बातें पता नहीं चलती है, लेकिन ये रिसर्च थ्रू प्रूव हो चुका है कि जो मिडल फिंगर है उसकी उसकी नेल सबसे तेज बढ़ते हैं कंपेयर विद अदर नेल्स, एंड थंब इट इज द स्लोवेस्ट ग्रोइंग नेल्स कंपेयर विद अदर नेल्स। अब नाखून का प्राकृति के अनुसार बदलने वाला स्वरूप। अब यहाँ पे हमने प्राकृत जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, वो देखे, लेकिन अगर प्रकृति के अनुसार उसमें कोई चेंजेस होते हैं, अभी प्रकृति के अनुसार में आने वाली फिजियोलॉजी है, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, तो हम वो देख लेते हैं कि प्रकृति के अनुरूप उसमें किस प्रकार के चेंजेस हमें मिलते हैं।
तो वात प्रकृति का जो व्यक्ति रहेगा उसके नख की जो वृद्धि होती है वो ज्यादा तेजी से होगी और उसमें परिष्ट होती है, यानी उसमें ड्राइनेस होता है, रुक्षत्व होता है। अगर पित्त प्रकृति के नेल्स हम देखते हैं तो वो ताम्रवर्णीय होते हैं, क्योंकि ताम्र वर्ण हमें उसका दिखता है क्योंकि जो पित्त प्रकृति है उसका आश्रय आश्रय संबंध जो रक्त के साथ होता है और इस कारण उस व्यक्ति में रक्त का कुछ मात्रा में आधिक्य हमें बहुत बार देखा जा सकता है। तो उसकी वजह से जो ताम्रता हमें नाखून की दिखाई देती है तो इस व्यक्ति में विशेषता वह उपलक्षित होगी। उसके बाद अगर कफ प्रकृति के नख का स्वरूप हम देखते हैं तो उनकी स्थिर नख रहेंगे। ओके, ज्यादा तेजी से उसकी वृद्धि नहीं होगी कफ के शीतल भाव की वजह से, स्थिर भाव की वजह से। और एक विशिष्ट वर्णन युक्त शब्द यहाँ पे रचा गया है राजीमंत। जो कफ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके जो नाखून होते हैं उसके बारे में राजीमंत ऐसा कहा गया है। राजीमंत का मतलब होता है सुंदर। ओके, तो दिखने में जो होते हैं वो स्मार्ट दिखाई देते हैं, यानी इस प्रकार का उसका साइज, शेप, टेक्सचर होता है कि वो देखने में सुखयुक्त होता है। ओके, तो इसीलिए किसी किसी व्यक्ति के नेल जो होते हैं वो एकदम सर्कुलर दिखने में, स्निग्ध वर्ण के, ताम्र वर्ण के, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और ये मुख्यतः हमें कफ प्रकृति की व्यक्ति में ही दिखाई देते हैं, तो उसको राजीमंत ये शब्द आया है। प्रकृति का जो वर्णन आप देख चुके हैं उसमें इसके बारे में बतलाया गया है। अब नाखून का धातु सारता के अनुसार बदलने वाला स्वरूप। अब यहाँ पे एक और विशेषता है, अगर धातु सारता होती है तो उसके अनुसार भी नाखून में चेंजेस होते हैं। मैंने कहा कि ये जो होती है चीज शरीर की मिरर होती है, तो शरीर की जो भी फिजियोलॉजी होगी उसके साथ साथ बाद में अगर होती है तो पैथोलॉजी में भी उसका परिणाम नाखून के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो धातु सारता के अनुसार अगर हम देखते हैं, अगर रक्त सारता होती है तो उस व्यक्ति के नाखून जो होते हैं वो हमें स्निग्ध व रक्त वर्ण की दिखाई देते हैं। रक्त सारता का वर्ण हमने देखा तो उसमें नाखून के बारे में ये पढ़ा था कि उनके जो वर्ण होता है रक्त वर्ण कहा गया है। उसका नॉर्मल वर्ण हम ताम्र वर्ण कहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में रक्त धातु का सारता पाई जाती है उन व्यक्तियों में जो नाखून होता है उसका वर्ण जो होता है रक्त वर्ण होता है और एक विशिष्ट प्रकार का स्निग्धत्व भी हमें नाखून के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद मेद सारता। अब मेद सारता के अंतर्गत उसके पूरे शरीर जो होता है वो स्निग्ध ही होता है। वही स्निग्धता की लेयर, वही स्निग्धता की छाप हमें उसके नेल्स के ऊपर, नाखून के ऊपर भी दिखाई देती है। तो मेद सारत व्यक्ति का जो नाखून रहेगा वो स्वरूप में स्निग्ध रहेगा। उसके बाद अस्थि सारता। अस्थि सारता में जो नेल्स होते हैं वो स्थूल रहेंगे, बड़े रहेंगे। आपको पता है कि अस्थिसार व्यक्तियों के शरीर की अस्थियां जो होती है वो बड़ी और संधियां भी बड़ी गई है, तो उसी प्रकार से उसके द्वारा निर्मित होने वाला जो मल रहेगा, ओके, यानी नाखून, वो भी बड़ा होता है, स्थूल होता है। उसके बाद कहा गया है शुक्र सार का। तो शुक्र सारता में एक वर्ड हमने देखा था कि उनके जो नेल्स होते हैं, ये तो एक्चुअली दांत के बारे में देखा है था हमने, लेकिन यहाँ पे समहत समहत का मतलब होता है मजबूत, तो उनके नेल्स भी जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। ओके, शुक्र सारता में समहत नेल्स होते हैं। इसके बाद रस सारता, उसके बाद मज्जा सारता, माउन सारता, इसका वर्णन नहीं है तो उसमें कुछ विशेष हमें नहीं दिखाई देता है इस नेल्स के ऊपर, इसीलिए उसका वर्णन यहाँ पे नहीं आया। अब नाखून का कार्य क्या है? ओके, नाखून का एकमात्र कार्य होता है वो होता है
जो उंगलियां होती है हमारी, ओके, वो टिप होती है हमारे शरीर का, और उससे हम कोई भी काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर अगर डायरेक्ट किसी चीज लग जाती है या कोई कार्य करना होता है, तो उसके एक प्रकार के प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, और वहाँ की एंडिंग होती है बॉडी के, तो वहाँ पे संवेदनाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए उसका प्रोटेक्शन होना आवश्यक होता है, और वो प्रोटेक्शन जो होता है वो नेल्स के द्वारा, नाखून के द्वारा किया जाता है। अब हम एक चीज देखेंगे कि नख का व्याधि अनुरूप विशेष लक्षण, ओके, उसका सिर्फ हम एक उदाहरण देखेंगे, उसके ढेरों उदाहरण हैं, लेकिन हम उसके अंतर्गत का सिर्फ एक उदाहरण देखेंगे कि व्याधि अनुरूप क्या विशेष लक्षण हम नाखून में देख सकते हैं। आपको पता है राजश्मा व्याधि, तो राजश्मा व्याधि में सर्व धातु का क्षय होता है, पर नख आदि मल की वृद्धि होती है, यानी धातु पोषण ना होकर मल का पोषण होता है। ओके, हमने उसके फिजियोलॉजी में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो नाखून होता है उसकी जो वृद्धि होती है वो स्थिर भाव से होनी चाहिए, ना ही ज्यादा तेज और ना ही ज्यादा स्लो। लेकिन अगर हम राजश्मा व्याधि देखते हैं तो उसमें, इस व्याधि में धातुओं का तो क्षय होता है, पर नखादि जो मल होते हैं, यानी बाकी धातुओं के जो मल होता है, वो सभी मलों की वृद्धि जो होती है ज्यादा मात्रा में होती है, और वो इसलिए ऐसा होता है कि राजश्मा जो व्याधि होती है उसमें धातु के से ज्यादा मल का पोषण होता है, ओके, और उसके कारण हमें लक्षण वहां पे दिखाई देता है। तो इसके ऊपर से हम समझ सकते हैं कि दैट इज डिजीज प्रेजेंट इन द बॉडी, कि राजश्मा उस व्यक्ति को है कि इसकी वृद्धि ज्यादा हो रही। इस प्रकार के ढेरों उदाहरण हैं। उसके कलर चेंज हो जाते हैं, वो फ्लैटेंड होता है, ब्रिटल होता है, उसका कलर चेंज होता है। इस चीजों से हमें अलग अलग प्रकार के डिजीज के बारे में पता चलता है। अब इसी प्रकार के कुछ सिर्फ कलर के में चेंज होने की वजह से कुछ जो व्याधि होती है वो यहाँ पे बतलाने की कोशिश की गई है। थोड़ी साइज में भी चेंज होता है, तो वो भी यहाँ पे बतलाया गया है कि नख परीक्षा का महत्व, ओके, नख परीक्षा का महत्व। तो हम काफी कंसाइज और शॉर्ट रूप में यहाँ पे पॉइंट देखने वाले हैं कि किस व्याधि में स्वरूप जो होता है, वर्ण जो होता है, वो नाखून को किस प्रकार से बदलता है। तो यहाँ पे बतलाया गया है पांडु। तो अब पांडु व्याधि में आपको पता है सभी शरीर में पांडुत्व आ जाता है, क्योंकि शरीर में रक्त का भाव कम होता है। पांडु व्याधि का हम मॉडर्न के एनीमिया के साथ थोड़ा बहुत कोरिलेशन कर सकते हैं। तो हमें नाखून के ऊपर उसका परिणाम दिखेगा, तो नाखून जो रहेंगे वो सफेद दिखेंगे, ओके, उसमें तेजोहीनता रहेगी, निस्तेज दिखेंगे। एक रिमार्केबल थिंग्स है, जब भी डॉक्टर को पेशेंट के ब्लड के बारे में मतलब एक्सटर्नली ही देखने की जब कोशिश करते हैं तो नेल्स देखे जाते हैं कि उसके नेल्स का कलर कैसा होता है। उसके बाद फिर आई का जो लोअर रीजन होता है स्क्लेरा का, वो देखा जाता है। तो ये जो चीजें होती है इसके ऊपर से हमें डायरेक्ट ये एक ग्रॉस आ जाता है कि उसके शरीर में ब्लड की मात्रा यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है क्या, ओके। तो पांडु व्याधि अगर रहेगा तो सफेदित तो रहेंगे, लेकिन एक जो स्निग्धत्व रहता है, जो ग्लो रहता है, जो लस्टरनेस हमें नेल्स में दिखाई देती है, वो भी नहीं दिखाई देगी। अगर कामला व्याधि होती है तो कामला व्याधि में शरीर के अंतर्गत जो बिलीरुबिन होता है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, ओके, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो उसका जो परिणाम होता है वो ब्लड में बढ़ेगा, तो उसका एलोविशनेस हमें नेल्स के ऊपर भी दिखाई देगा। तो ब्लड में एलोविशनेस आ जाए तो वो हमें नाखून के ऊपर दिखाई देता है, तो उसमें पीलापन हमें स्वरूप में दिखाई देगा कामला व्याधि के अंतर्गत। उसके बाद हृदय कार्य की विकृति या फिर श्वासावरोध होता है।
तो हृदय कार्य की विकृति हो रही है, तो हृदय का कार्य होता है रस रक्त ओज का शरीर में संवहन करना। अगर ये कार्य हृदय के द्वारा ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, इसका मतलब शरीर में हर जगह योग्य मात्रा में जो ब्लड होता है उसका फ्लो नहीं हो रहा है। और नेल्स जो होती है बॉडी के एकदम पेरीफेरी पे होते हैं, अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, या फिर श्वासावरोध होता है, श्वासावरोध होता है यानी जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर वे में अगर नहीं मिलता है, उसका हमें जो परिवर्तन होता है वो नाखून के ऊपर दिखाई देता है, नीलापन आ जाता है, बॉडी में प्रॉपर वे से और ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य ठीक से नहीं चल रहा है, तो हमें नाखून में नीलापन पाया जा सकता है। ये एक्यूट कंडीशन भी हो सकती है और वेरी रेयरली वो जो होती है क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है कि ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो धीरे धीरे नेल्स में नीलापन आ सकता है। उसके बाद पांडु तथा राजयक्ष्मा में हमें एक और लक्षण दिखाई देता है कि ये इनमें जो नेल्स होते हैं वो सीधे बढ़ते हैं या फिर वो अंदर के टाइप अंदर में धस से जाते हैं। यानी हमने इसके पहले फिजियोलॉजी में देखा था, प्राकृत में देखा था कि जो जो नेल्स होते हैं उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। ओके, वो कनकेव शेप में होते हैं, कुर्माकार बढ़ते हैं। ओके, टॉर्टोइज के पीठ के समान हो बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्केवनेस वहां पे नहीं है, एक फ्लैटनेस हमें अगर दिखाई देता है, या फिर कनकेव की जगह हम कन्वेक्स जो होता है वो कन्वेक्स होता है इसमें नॉर्मल में कन्वेक्स रहता है, कनक्यूनेक्स हमें दिखाई देता है, अंदर की साइड ऐसे धस से जाते हैं। इस प्रकार का जो नेल्स का साइज अगर हो जाता है, फ्लैट हो जाता है या कनक्यू हो जाता है, इसका मतलब ये पांडु और राजयक्ष्मा व्याधि में हमें दिखाई देता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जो नेल्स के द्वारा हमें समझ सकता है कि इस प्रकार की विकृति बॉडी में होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एक तो अलग प्रकार की चिकित्सा ये है कि नेल्स के ऊपर से हम ये बातें सब जान सकते हैं। तो ये आपको इसके बारे में बहुत सारी बुक्स भी निकली है और गूगल की में भी इसके बारे में काफी विथ फोटो आपको वहां पे इसके बारे में वर्णन मिलेगा। लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि नख व कंडरा इसका क्या संबंध है। तो इसके संदर्भ में एक श्लोक सुश्रुत की टीका में हमें मिलता है कि तो टीका के का यह श्लोक है सुश्रुत शहर स्थान 5/11, सुश्रुत शहर स्थान के 5वें अध्याय का 11वां टीका के अंतर्गत का श्लोक है कि तत्र हस्तपादगता नाम कंडरा नाम नखा अग्र प्ररोहा। इसका मतलब हाथ व पाव की कंडराए, बड़े जो स्नायु होते हैं, इनकी ऊपरी छोर यानी उसका जो टिप होता है, अग्र प्ररोह होता है, वो नख में परिवर्तित हो जाता है, वो नख होता है। ओके, तो हमारे हाथ और पाँव में जो कंडराएं होती है, ओके, जिस कंडराओं के द्वारा हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो काफी अच्छी तरीके से बंधे हुए रहते हैं, उसी कंडराओं का जो टिप होता है, अग्रभाग होता है, उससे नाखून की निर्मित होते है, ऐसा कहा गया है। ओके, तो ये सुश्रुत टीका का श्लोक था और ये इस प्रकार का वर्णन हमें वहां पे मिलता है। ओके, तो ये जो है अस्थि धातु का मल नख, इसका वर्णन था। अब अस्थि धातु का एक और मल होता है केश। तो केश का वर्णन जो होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने अस्थि धातु का एक मल नख, इसका वर्णन देखा है। वो हमने निरुक्ति, उसके पर्याय, उसका पांचभौतिक संगठन, उसकी उत्पत्ति गर्भावस्था में कैसे होती है,
वो अस्थि का मल कैसा होता है हमने सिद्ध किया था, उसके विशेष लक्षण देखे थे। अगर अस्थि धातु का क्षय होता है तो नाखून के ऊपर क्या उसका परिणाम होता है, उसका प्राकृत स्वरूप किस प्रकार से होता है, प्रकृति के अनुसार उसमें क्या स्वरूप परिवर्तन होता है, धातु सहायता के अनुसार हमें क्या उसमें स्वरूप परिवर्तन दिखता है, उसका कार्य क्या होता है, उसका व्याधिनुरूप विशेष लक्षण, उसका महत्व क्या होता है, और कंडराव से उसका क्या संबंध होता है। ये सभी पॉइंट के अंतर्गत हमने अस्थि धातु के मल को देखा। और अस्थि धातु का नेक्स्ट जो मल होता है केश, इसका वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।